ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। हम जनरल एंट्री के अंदर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे चले। जनरल एंट्री के अंदर हमने बहुत सारे टॉपिक्स टच किए जनरल एंट्री में। अगर आपको मैं रिवाइज करवाऊं थोड़ा सा, तो हमने सेल्स की एंट्री कर ली, ये एंट्री हमने कर ली, सेल्स ऑफ गुड, इसकी एंट्रीज हमने की। फिर हमने सेल्स रिटर्न्स की एंट्री भी की, ये एंट्री भी हमने कर ली, ये टॉपिक भी हमने टच किया। फिर हमने परचेज ऑफ गुड्स की एंट्री भी की, याद है आपको? परचेज ऑफ गुड्स की एंट्री भी हमने की थी। फिर उसके बाद हमने नंबर 4 पे परचेज रिटर्न की एंट्री भी की, ये एंट्री भी हमने की। फिर उसके बाद हमने एक्सपेंस पेड की एंट्री की, whenever we paid expense, सैलरी पेड, वेजेस पेड, ये वाली एंट्री हमने की। उसके बाद हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री भी की, याद है ना आपको? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, इसकी एंट्री हमने की। उसके बाद हमने प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री भी की, नहीं की होगी तो मुझे बता देना। हमने एंट्रीज रिलेटेड टू प्रीपेड एक्सपेंस भी हमने की। उसके बाद हमने एडवांस इनकम की एंट्री भी की, जिसमें हमने एडवांस फीस का, याद है एडवांस फीस, हमने वो वाली एंट्री भी की, ठीक है। और उसके बाद हमने एक्रूड इनकम की एंट्री भी की, ये भी हमने एंट्रीज की थी, है ना। जहां हमने एडवांस में इनकम रिसीव कर ली थी वो एंट्री भी हमने की, और जहां पे हमने इनकम अभी कमा ली लेकिन रिसीव नहीं की, वो वाली एंट्रीज हमने की। हम अभी तक 9 तरह की एंट्रीज कर चुके हैं, हम अभी तक 9 तरह की डिफरेंट एंट्रीज को टच कर चुके हैं। अगर आप पीछे रिवाइज करोगे इन दिनों में जो हमने किया, हम अभी तक 9 डिफरेंट एंट्रीज को टच कर चुके हैं। और जो अभी भी रिमेनिंग है, जो अभी भी टॉपिक रिमेनिंग है, वो मेरे हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 टॉपिक अभी भी रिमेनिंग है। There are 16 types of entries which are still remaining. What we have finished is 9 type of entries. अगर आपसे कोई पूछे परचेज ऑफ गुड की एंट्री पास करना तो आप कर सकते हो, सेल्स ऑफ गुड्स की एंट्री पास करना तो आप कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। सेल्स रिटर्न की एंट्री भी आप पास कर सकते हो, परचेज रिटर्न की एंट्री भी आप कर सकते हो। फिर उसके बाद कोई भी एक्सपेंस पेड की एंट्री तो आप कर सकते हो, सैलरी पेड की, वेजेस पेड किए, टेलीफोन पेड किया, स्टेशनरी पेड किया, आपको मालूम है कि एंट्री पास होगी। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री आप कर सकते हो। अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग रेंट है, कुछ भी आउटस्टैंडिंग है तो क्या है वो? लायबिलिटी है। वेरी गुड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? लायबिलिटी होता है, ठीक है जी। लो, उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री आप पास कर सकते हो। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है हमारा? असेट्स। वेरी गुड। उसके बाद एडवांस इनकम, द इनकम वी हैव रिसीव्ड इन एडवांस, वो क्या होती है? लायबिलिटी। एक्रूड इनकम, द इनकम विच इज ऑलरेडी बीन अर्न बट नॉट एट रिसीव्ड, वो क्या होती है? असेट्स। तो आप अगर इनका नेचर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो सेल्स ऑफ गुड क्या होता है? रेवेन्यू या इनकम। सेल्स रिटर्न क्या होता है? ये भी रेवेन्यू या इनकम का डिक्रीज होना। परचेज ऑफ गुड्स क्या होता है? इज एन एक्सपेंस। परचेज रिटर्न क्या होती है? इसमें एक्सपेंस का डिक्रीज होना। एक्सपेंस पेड क्या है? ये तो साफ पता लग रहा है कि एक्सपेंस है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? कंपनी की लायबिलिटी होती है। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? कंपनी के असेट्स होते हैं। एडवांस इनकम क्या होता है? कंपनी की लायबिलिटी होती है। और एक्रूड इनकम क्या होता है? कंपनी के असेट्स होते हैं। ये सारे के सारे आप लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको नेचर पता होगा तभी तो आप सही एंट्री पास कर पाओगे। पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये किस दायरे में जाएगा, मतलब जो हमने 5 पिलर्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ा, ये उसमें से कहां पे स्टैंड करता है, तभी तो आप एंट्री पास कर पाओगे, अदरवाइज एंट्री नहीं कर पाओगे, ठीक है जी। तो पहली बात तो ये सीखनी, फाइन। अब हम आगे बढ़े। आज हम आगे बढ़े और कुछ अच्छी एंट्रीज को करें। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम एटलीस्ट 2 टॉपिक कवर करें। एक डिस्काउंट, एक एंट्रीज हम करेंगे आज डिस्काउंट से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? डिस्काउंट से रिलेटेड एंट्री करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिस्काउंट।
आज का टॉपिक है हमारा डिस्काउंट। और डिस्काउंट जो है ना, ये दो तरह का होता है, एक ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा कैश डिस्काउंट। एक ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा कैश डिस्काउंट। ये जो ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट, इसे हम रिकॉर्ड नहीं करते, इसे हम रिकॉर्ड नहीं करते, नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये मैं पहले भी समझा चुका हूं, अगर आप मेरी क्लास देखोगे तो आपको पता लगेगा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है जी। इसके पीछे का रीजन क्या रहता है? टू इंक्रीज द सेल, टू इंक्रीज द सेल इन बिजनेस। इसके पीछे का रीजन ये है। ठीक है। और वी कैन से टू सेल मोर क्वांटिटी। आप जब बिग बाजार में जाते हो, बिग बाजार में जैसे ही आप घुसे, मान लो आपकी जेब में 1500 रुपए थे। कितने रुपए थे? 1500। आप घर से डिसाइड करके गए 1500 रुपीज की मैं अच्छी सी जीन्स लेके आने वाला हूं। ऐसा आप डिसाइड करके गए कि मैं अच्छी सी जीन्स बाय करूंगा या बाय करूंगी। सोचो आप एग्जाम्पल के लिए, जैसे ही आप बिग बाजार में गए, वहां लिखा था 50% ऑफ। क्या लिखा था? 50% ऑफ। तो सुनो, जीन्स का प्राइस तो 1500 ही था, लेकिन उस पर 50% ऑफ था। जीन्स का प्राइस जो था वो तो 1500 ही था, लेकिन सामने एक टैग लगा था। ऐसा एक टैग लगा होता है, देखो ना, आप कभी बिग बाजार में जाओ, ऐसे लिखा होता है 50% ऑफ। इस टैग ने आपके दिल के अंदर एक लालच पैदा की। मालूम क्या? अगर मैं थोड़े से पैसे और डाल लूं तो मैं 2 जींस लेके जा सकती हूं। यानी मैं 1500 में तो एक जींस लेने आई थी या लेने आया था। अब अगर मैं 500 रुपए और डालूं, आई कैन गो विद 2 जींस। आ गया लालच। आप कंपनी की क्या बढ़ गई? सेल्स। इट मीन्स टू इंक्रीज द सेल्स। ये आपको लालच में फंसाने के लिए है, कस्टमर को लालच में फंसाने के लिए क्या दिया जाता है? ट्रेड डिस्काउंट। हम इसे कहीं रिकॉर्ड नहीं करते। ये किस पे दिया जाता है? लिख लो, ऑलवेज ऑन एमआरपी, ऑलवेज ऑन एमआरपी। और एमआरपी का दूसरा नाम क्या है? लिस्ट प्राइस। इट इज ऑलवेज गिवन ऑन एमआरपी। और एमआरपी का दूसरा नाम क्या है सर? लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस। इट इज ऑलवेज गिवन ऑन एमआरपी। फाइन। ये हमेशा एमआरपी पे दिया जाएगा। आप उतना पे नहीं करोगे, यू विल नॉट पे द अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, यू विल डिडक्ट इट एंड देन यू विल पे। ठीक है जी। तो ये कहीं रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड एनीवेयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। फाइन। तो ये हो गई बातें किसकी? ट्रेड डिस्काउंट। अब बात करें कैश डिस्काउंट की। इट इज रिकॉर्डेड, इट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसे हम अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड करते ही करते हैं। ठीक है जी। इसके पीछे का मकसद क्या होता है? टू गेट द कैश पेमेंट। इसके पीछे का मकसद होता है कि ताकि लोग कैश दे सके, सो पीपल कैन पे कैश। मालूम है कभी कभी क्या होता है? सुनो इधर बात। कभी कभी ऐसा होता है कि आप दुकान पे, मान लो बड़ी दुकान पे चले गए एंड यू वांट टू बाय अ सोफा सेट। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप नोट करना एग्जांपल। ऐसा कभी कभी होता है, आप डैडी से पूछ के देखना। आप दुकान पे गए, मान लो यू वांट टू बाय अ सोफा सेट और यू वांट टू बाय अ एसी, कुछ भी, यू वांट टू बाय अ एसी। आप दुकान पे गए, दुकानदार आपसे पूछेगा, आपने प्राइस नेगोशिएट कर लिया 25,000 फॉर एन एसी, सब कुछ रेडी है, प्राइस हो चुका 25,000। नाउ द टाइम हैज कम फॉर द पेमेंट। दुकानदार आपसे पूछेगा, हाँ जी बाबूजी कैसे पेमेंट करोगे? आपको कोई चेक दूंगा। वो चुप हो जाएगा, तो चुप हो जाएगा, आपसे चेक ले लेगा, मना नहीं करेगा। चेक इज आल्सो कैश, लेकिन चेक को पास होने में 3 दिन लगेंगे, समझते हो? और चेक से जो रिकॉर्डिंग होगी वो 100% ओरिजिनल रिकॉर्डिंग होगी। उसमें कुछ भी आप खेल नहीं सकते, मतलब चोरी नहीं कर सकते, मैनिपुलेट नहीं कर सकते अकाउंट्स को। फिर दुकानदार आपको पता है चोरी चोरी क्या बोलता है, कभी सुनना ये बात, डैडी से पूछना,
सामने से शॉपकीपर बोलूं क्या बोलेगा, अरे आप कैश दे दो, एक काम करो आप 24,500 दे दो। कितने दे दो? 24,500। ऐसा आपके साथ कभी ना कभी हुआ होगा, अगर आप पापा के साथ कभी थे जब पापा ने कोई चीज परचेज की है, क्योंकि अभी तक तो आपने ऐसा कुछ परचेज नहीं किया होगा अपने आप से, लेकिन आप कभी फोन परचेज करने जाना पापा के साथ, या कभी ऐसी बड़ी कोई चीज परचेज करने जाना, जब पेमेंट का टाइम आए ना, एट द टाइम ऑफ पेमेंट आप उसे बोलना मैं कैश से पेमेंट करना है, तो आपको वो डिस्काउंट दे देगा। या आप बोलो आई एम पेइंग बाय चेक, तो बोलेगा कैश नहीं है आपके पास, तो फिर आप सामने दूसरा कैश दे देता हूं लेकिन कुछ डिस्काउंट दोगे, तो आपको तुरंत कुछ पैसे छोड़ देगा। क्योंकि उसके लिए क्या आसान हो जाएगा, बिजनेस में कैश चाहिए, उसके लिए क्या आसान हो जाएगा, उसके लिए एक तो उस चेक को लेके बैंक में नहीं जाना पड़ेगा पहली बार, फिर उसको 3 दिन वेट नहीं करनी पड़ेगी पैसा अकाउंट में आने की, वो भी उसका बच जाएगा, तो उसका टाइम बचेगा, उसके रिसोर्स बचेंगे। अदरवाइज किसी न किसी को चेक इकट्ठे करके बैंक में जाना पड़ेगा, समवन हैज टू गो विद द चेक्स टू द बैंक, वो टाइम वेस्ट होगा, रिसोर्स वेस्ट होगा। देन ही हैज टू वेट फॉर द मनी फॉर द चेक टू क्लियर, चेक क्लियर होने में 3 दिन लगते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लियरिंग चार्जेस, क्लियरेंस है ना, 3 दिन लगते हैं, तो वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप उसको कैश दोगे, ही विल गिव यू सम डिस्काउंट, बट दैट डिस्काउंट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, मीन्स द डिस्काउंट ही हैज गिवन यू एट द टाइम ऑफ पेमेंट, रिकॉर्डिंग हैज ऑलरेडी बीन डन, invoice has already been made, now when the time has come for the payment, you have again asked for some discount because we are paying him hard cash. आई बात समझ में? So we have to record this. ठीक, ये कब था, जब आप सीधे बिग बाजार में घुसे और सामने टैग लगा था, आपने डिस्काउंट नहीं मांगा। पंकज गया तो उसके लिए भी सेम टैग था, सविता गई तो उसके लिए भी सेम टैग था, कोमल गई तो उसके लिए भी सेम टैग था, और मैं गया तो मेरे लिए भी सेम टैग था। हमने एंटर करते ही बिग बाजार में कभी भी उनसे डिस्काउंट नहीं मांगा। हैव यू एवर आस्क्ड फॉर डिस्काउंट इन बिग बाजार और विशाल मेगा मार्ट? कभी मांगा डिस्काउंट आपने? नहीं मांगा। द टैग इज ऑलरेडी देयर, द टैग इज ऑलरेडी देयर। वो कोई भी आए उसके लिए वो टैग लगा है, क्या? 40% ऑफ, 50% ऑफ, 20% ऑफ, सबके लिए टैग है। बाटा में देखो कभी आप, बाटा की दुकान में एंटर करते लिखा होता है 30% ऑफ। वो आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, इसके लिए भी है, सबके लिए है। आपने वो डिस्काउंट तो नहीं मांगा, लेकिन ये कौन सा डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट। द डिस्काउंट ही इज गिविंग यू एट द टाइम ऑफ पेमेंट बिकॉज ही वांट कैश टू गेट द कैश पेमेंट। और तीसरा क्या लिख सकते हैं? टू प्रमोट द टाइमली पेमेंट, टू प्रमोट द टाइमली पेमेंट ऑफ सेल, या बस इतना लिख लो, टू प्रमोट द टाइमली पेमेंट। मतलब आपने वादा किया था दैट यू आर गोइंग टू पे विद इन 90 डेज, लेकिन आज 91 डेज हो गए और आपने अभी तक पेमेंट लेके दुकान पे नहीं आए। दुकानदार ने आपको फोन किया, भाई साहब वो पैसे नहीं भेजे आपने, आपका इनवॉइस पेंडिंग है, यार 5-7 दिन रुक जाओ। वो बोलेगा ऐसा करो भैया, 5-7 दिन में मुझे आज ही पैसा चाहिए, आपने मेरे 1 लाख रुपए देने हैं, आप मुझे 99,000 दे दो। ही इज प्रोमोटिंग यू फॉर द टाइमली पेमेंट। क्योंकि बिजनेस के अंदर आप लड़ नहीं सकते किसी के साथ, आप सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हो। आप वहां पे गुंडागर्दी करने नहीं बैठे हो, यू आर अ बिजनेसमैन, आप बिजनेसमैन हो। बिजनेसमैन कभी भी किसी के साथ लड़ता नहीं है। आई बात समझ में? तो ये डिस्काउंट जो होते हैं ये रिकॉर्ड किए जाते हैं, ये डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं किए जाते। इस बात को आप दिमाग में लेके चलो। ये पेमेंट के टाइम पे दिए जाते हैं, ये सेल के टाइम पे दिया जाता है। इसका मकसद सेल को बढ़ाना है, इसका मकसद लोगों को प्रमोट करना है ताकि वो टाइम पे पेमेंट करें। बाकी रट्टा पुलिस के लिए बुक है, ठीक है। आओ एंट्रीज करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ एंट्रीज हम करें और फिर आगे बढ़े, फटाफट टॉपिक को खत्म करें। आ जाओ, अब हम इससे रिलेटेड कुछ एंट्रीज करते हैं। एंट्रीज कैसे बनती है मैं दिखाता हूँ आपको, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ी हार्ड वाली एंट्रीज भी कर लेंगे। आ जाओ, आपकी बुक से ही कुछ एंट्रीज उठाते हैं, आपकी बुक से ही कुछ एंट्री ले लेते हैं और उनको करने की कोशिश करते हैं। आ जाओ, ये है एंट्री कहां पे है, ये देखो। चलो यहां पे एंट्री करते हैं। सोल्ड गुड्स टू गोपाल, आप लिखो मेरे साथ। एंट्री है सोल्ड
goods to Gopal, sold goods to Gopal of the list price rupees 60,000 at 10% trade discount. आपने गोपाल को गुड्स बेचे 60,000 रुपीज के एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है जी, क्या एंट्री होगी जल्दी बताओ। सबसे पहले तो देखो कंपनी में क्या हुआ है, नहीं रुको आराम से शांति। सबसे पहले तो कंपनी में सेल हुआ है। सेल का मतलब रेवेन्यू, यानी जब कंपनी में सेल होती है तो कंपनी का रेवेन्यू क्या होता है, बढ़ जाता है। जब कभी भी कंपनी में सेल्स होगी तो रेवेन्यू बढ़ेगा। अच्छा, किसको सेल्स किया आपने, किसको सेल्स की, किसको बेचा माल, गोपाल ने पैसा दिया, नहीं दिया। गोपाल ने पैसा नहीं दिया। अगर गोपाल का नाम है और कहीं कैश नहीं है तो कैश नहीं आया, देयर इज नो कैश। तो ये गोपाल जो है ये आपका क्या हो गया, यानी डेब्टर भी बढ़ गया। एक तो हमारी सेल्स बढ़ गई मतलब रेवेन्यू बढ़ गया, और दूसरा हमारा डेब्टर बढ़ गया। दो चीजें बढ़ गई। डेब्टर का बढ़ना डेबिट, डेब्टर्स का बढ़ना क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। यानी सबसे पहले लिखा जाएगा गोपाल अकाउंट डेबिट। ठीक है, फिर आपसे कोई बोलेगा कि गोपाल के आगे अकाउंट नहीं लिखते, क्या बोलेगा, गोपाल के आगे अकाउंट नहीं लिखते। कभी किसी का पर्सनल नाम आए तो उसके आगे उसका अकाउंट नहीं लिखते, लेकिन आप लिखोगे तब भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, गोपाल अकाउंट डेबिट। और फिर दूसरा टू बोलो ना, टू क्या, टू सेल्स अकाउंट। गोपाल को हमने माल बेचा, उसने पैसा नहीं दिया। गोपाल हमारा डेब्टर्स था और डेब्टर्स का बढ़ना डेबिट होता है क्योंकि ये असेट्स है। सेल्स, कंपनी जब भी सेल्स करती है तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता है और रेवेन्यू का बढ़ना क्रेडिट किया जाता है। तो गोपाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सर डिस्काउंट, मैंने कहा ना ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं की जाती। वी डू नॉट रिकॉर्ड ट्रेड डिस्काउंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आई बात समझ। तो सर कितना अमाउंट यहाँ पे आएगा, यहाँ आएगा 60,000 इंटू 10%। कितना हुआ जल्दी से बताओ, ये लो 6,000। तो 60,000 माइनस 6,000 कितना आया, 54,000 से डेबिट होगा, 54,000 से क्रेडिट होगा। इसकी एंट्री कहीं नहीं की जाएगी। Either at the time of purchase or the time of sales, we do not record trade discount. हम ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते। इस बात को दिमाग में बिठा लो। ठीक है जी, चलो आगे एक और एंट्री करते हैं। एक और एंट्री करें, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। एक एंट्री है, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। हमने रवि से गुड्स परचेज किए ऑफ द लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है, एमआरपी। ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। सुनो, एंट्री को सोचना कैसे है, सुनो मेरी बात। एंट्री को सोचना कैसे है, हाउ टू थिंक अबाउट द एंट्री। सबसे पहले देखो कि हमने क्या किया, परचेज। और परचेज एक एक्सपेंस है। जब कभी भी आप परचेज करोगे एक्सपेंस बढ़ जाएगा। जब कभी भी आप सेल करोगे रेवेन्यू बढ़ जाएगा, मतलब इनकम बढ़ जाएगी। सेल्स करने से पैसे आते हैं, परचेज करने से पैसे जाते हैं। आई ना बात समझ। Whenever you go to shop and purchase something, money go from you. Whenever you sell something, money comes to you. तो ये रेवेन्यू आना और ये परचेज का मतलब एक्सपेंस का बढ़ना। एक तो परचेज हुई मतलब एक्सपेंस बढ़ गया। हाँ, दूसरा, क्या आपने कैश पे किया, क्या आपने कैश पे किया, नहीं सर कहीं लिखा नहीं है कैश पे किया, रवि का नाम भी दिया है। तो फिर आपकी क्या बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि रवि आपका क्रेडिटर है और क्रेडिटर का बढ़ना मतलब लायबिलिटी का बढ़ना। और ये क्या किया जाता है, क्रेडिट। कितनी सिंपल एंट्री है यार। तो डेबिट किसे करें, एक्सपेंस का बढ़ना
Whenever the expense increase we debit it, यानी एंट्री क्या बनेगी सर? एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट। कितने की एंट्री होगी? 20,000 इंटू 15%। कितना आया सर? 3,000। तो 20,000 में से 3,000 को माइनस कर देंगे, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को हम कहीं रिकॉर्ड नहीं करते, तो एंट्री क्या बन जाएगी? 17,000। कितनी सिंपल है यार, सिंपल नहीं है क्या? लो आगे चलते हैं, और टफ में चलते हैं, थोड़ा सा और टफ में आए। ये तो बहुत आसान था, ये तो आपके दाएं हाथ का खेल है, हम बाएं हाथ वाला करते हैं। हम बाएं हाथ वाला करें, क्योंकि दाएं हाथ वाला खेल तो बहुत आसान होता है। आ जाओ, अब हम इस क्वेश्चन को करें। इसमें 3 एंट्रीज हैं, और फटाफट जल्दी से हम एक क्वेश्चन करें। मैं आपको आज ये पूरा सिखाना चाहता हूँ, इसमें कितना टिपिकल हो सकता है मैं आपको बताना चाहता हूँ, कहां तक बुक आपको घुमा सकती है, मैं सब कराना चाहता हूँ, सब। लो एक एंट्री करते हैं सेल से रिलेटेड, परचेज नहीं। आ जाओ, लिखो आप, सोल्ड गुड्स टू ए of the list price rupees 1 lakh at trade discount 15%। ये पहली एंट्री है। फिर दूसरी एंट्री, ए रिटर्न गुड्स, ए ने कुछ गुड्स रिटर्न किए ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज 4,000। लो जी, तीसरा है आपके पास, रिसीव्ड फ्रॉम ए द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम, जो भी उससे लेना था वो आ गया, अंडर अ कैश डिस्काउंट ऑफ 5%। अंडर अ कैश डिस्काउंट ऑफ 5%। लो, इसमें तीनों बातें आ गई, ठीक है। पहले हमने गुड्स बेचे, किसको? ए को गुड्स बेचे, फिर ए ने कुछ गुड्स रिटर्न किए, अरे वाह कमाल है। अच्छा ठीक है जी, कोई बात नहीं। लो, फिर हमने ए को कुछ गुड्स बेचे, सोल्ड गुड्स टू ए ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज 1 लाख एट ट्रेड डिस्काउंट 15%। दूसरा, ए रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज 4,000। तीसरा, रिसीव फ्रॉम ए द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम अंडर अ कैश डिस्काउंट ऑफ 5%। ये तीनों एक लाइन में एंट्रीज है। मैं आपके साथ एंट्रीज करता हूं। आज आप पहली एंट्री, हमने गुड्स बेचे, तो क्या हुआ था जल्दी से? सेल से क्या होता है सर? कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता है सर, और रेवेन्यू बढ़ने को हम क्या बोलते हैं? टू सेल्स अकाउंट। ओके, किसको गुड्स बेचे हमने? ए को। क्या ए ने कैश दे दिया? नहीं सर, ए ने कैश नहीं दिया, तो फिर डेब्टर्स बढ़ गए। ए अकाउंट डेबिट, ए अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। क्यों? क्योंकि ए हमारा डेब्टर्स है, और डेब्टर जो होते हैं वो असेट्स होते हैं। डेब्टर का बढ़ना डेबिट किया जाता है। और सेल्स को क्रेडिट क्यों किया सर? क्योंकि सेल्स हमारा रेवेन्यू है, और रेवेन्यू का बढ़ना क्रेडिट किया जाता है। रेवेन्यू बोलो या इनकम बोलो, एक ही बात है। कितने के गुड्स बेचे सर? 1 लाख के। 1 लाख के गुड्स का 1 लाख की एंट्री करूं? कितने की करूं? 85,000। कितने की? 85,000। क्योंकि हम ट्रेड डिस्काउंट को कहीं रिकॉर्ड नहीं करते, यह है 1 लाख इंटू 15%, मतलब आया 15,000। और 15,000 को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम सिर्फ 85,000 को रिकॉर्ड करेंगे। आप चाहो तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अब नेक्स्ट टाइम जब रजिस्टर बाय करोगे ना, रजिस्टर अपने अकाउंट्स के लिए, नोटबुक बाय करोगे,
आप जाना शॉपकीपर के पास, बोलना भैया एक रजिस्टर दे दो 50 रुपीज वाला। कितने वाला? 50 रुपीज वाला। वो आपको रजिस्टर देगा, उस रजिस्टर के पीछे देखना, अभी देखो जरा पीछे रजिस्टर के कितना प्राइस लिखा है इसमें, है 100। आपने कितनी पेमेंट की इसके लिए? पापा लेके आए, पूछना पापा से कितने में लेके आए। पापा ने इसके लिए 70-80 रुपीज पे किए होंगे। दिस इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। जो एमआरपी पे दिया जा रहा है दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। आप जाके चेक कर लेना, आप जाके ये बात कहीं भी चेक कर लेना। हमेशा मार्केट के अंदर ये बात याद रखना, जैसे आप मार्केट में जाओ, आप एक रजिस्टर बाय करोगे, वो रजिस्टर में लिखा होगा 100 रुपीज, वो आपको देगा 70 रुपीज। आप बोलो भैया 50 वाला रजिस्टर दो, और जैसे आप उसको 50 रुपीज दोगे, रजिस्टर आपके हाथ में आए, आप उसको घुमा के पीछे चेक करना, उस पर लिखा होगा 80 रुपीज, एमआरपी 80 रुपीज। आपने दिए कितने? कितने दिए? 50। लिखा कितना है? तो 30 रुपीज क्या हो गया? ट्रेड डिस्काउंट। क्योंकि आपने वो पैसा उसको दिया ही नहीं, आपने पहले बेचारे को 50 रुपए दिए, तो हम उतने की एंट्री करेंगे जितने आपने दिए। हम ट्रेड डिस्काउंट को कहीं एंटर नहीं करते। वी डू नॉट एंटर ट्रेड डिस्काउंट एनीवेयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये बात हर बच्चा साबित कर सकता है। आप में से हर बच्चा अपने पापा को भेजो या खुद जाके एक रजिस्टर बाय करके देखो, आपको उस वक्त पता लग जाएगा कि मैं बोल क्या रहा हूं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप चेक कर सकते हो। आप ब्रेड पे चेक कर सकते हो, आप बहुत सारे और ऐसे आइटम है जिस पे आप ये चीज चेक कर सकते हो कि एमआरपी कुछ और लिखी है और आपने पेमेंट कुछ और की है। हमेशा उससे कम पेमेंट करते हैं आप। इवन दवाइयां, इवन मेडिसिन, जो एमआरपी लिखी होती है उससे कुछ परसेंटेज आप कम पे करते हो। वो परसेंटेज जो आप कम पे करते हो वो कहीं रिकॉर्ड नहीं की जाती, इसीलिए हम ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे रिकॉर्ड ही नहीं करते। यहाँ हमने 85,000 क्यों रिकॉर्ड किया? हमने गुड्स तो 1 लाख के बेचे, लेकिन 15% क्या है? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है जी, आ जाओ आगे बढ़े। उसके बाद एंट्री नंबर 2 क्या है? ए रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹4,000। मैंने अभी आपसे कहा whenever someone return the goods, तो मान लो आपका जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू अब आपका डिक्रीज हो गया। रेवेन्यू का बढ़ना क्रेडिट और डिक्रीज होना डेबिट, तो हम कहेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। हम क्या बोलेंगे? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। और हाँ, याद रखना एक बात, आप याद रखना, सेल्स रिटर्न का एक दूसरा नाम भी है। सेल्स रिटर्न को एक दूसरे नाम से भी बुलाया जाता है। सेल्स रिटर्न का एक नाम है, आप बड़े बड़े अक्षरों में लिख लो, ये पक्का पेपर में पूछा जाता है 100%। इसे कहते हैं रिटर्न। मैं कहा लिखूं? यहां लिखूं? यस, इसे कहते हैं क्या? रिटर्न इनवर्ड। मैंने वहां करवाया होगा से पहले नोट्स में, ये क्या फर्स्ट नोट में करवाया है। इसे क्या बोलते हैं? रिटर्न इनवर्ड। फाइन। जो अंदर आ रही है, जो रिटर्न वापस अंदर आपके स्टोर में आ रही है, उसे बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड। फाइन, ठीक है जी। लो, तो ये हो गया सेल्स रिटर्न। इसका एक दूसरा नाम होता है रिटर्न इनवर्ड। आप लिख लेना, आप लिख के इसे नोट में डाल देना। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, बोलो ना। अब ए से आपने पैसे लेने थे, ए से आपने पैसे लेने थे ना, अब आपका जो डेबिटर है वो भी घट गया क्योंकि उसने माल वापस कर दिया, तो टू ए अकाउंट। सर ए को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि जो डेबिटर्स है, आपका जो डेबिटर है वो भी डिक्रीज हुआ, और डेबिटर का डिक्रीज होना क्रेडिट किया जाएगा क्योंकि ये असेट्स है, टू ए अकाउंट। सर कितने से? 4,000 से। सर 4,000 नहीं, आपने 4,000 से नहीं करना, 4,000 से नहीं करना। कितने से किया? हाँ जी, कितने से किया? सर ये किया है हमने 3,400। यस, 4,000 के ऊपर भी आपको 15% निकालना पड़ेगा, और वो आएगा कितना? 600 रुपीज। तो 4,000 माइनस 600, 3,400। यानी यहाँ की जो एंट्री आप करोगे वो करोगे 3,400, यहाँ एंट्री करोगे 3,400 से, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट है। यहाँ लिखा है ए रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस। ए ने जो गुड्स रिटर्न किए वो लिस्ट प्राइस के हिसाब से रिटर्न किए थे, लेकिन ए ने जब गुड्स खरीदे थे तो लिस्ट प्राइस के हिसाब से परचेस नहीं किए थे।
लेकिन रिटर्न जब किए तो लिस्ट प्राइस के हिसाब से रिटर्न किए। आई बात समझ में? इसीलिए रिटर्न के टाइम पे भी ट्रेड डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट कहीं रिकॉर्ड नहीं होता। अगर यहां लिखा होता ए रिटर्न गुड्स फॉर ₹4,000 तो मैं पूरा 4,000 लिखता, लेकिन क्योंकि उसने लिख दिया ए रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹4,000, मतलब ए ने जो गुड्स हमें रिटर्न किए उसमें ट्रेड डिस्काउंट इंक्लूड है, हमें वापस निकालना पड़ेगा। हम लिस्ट प्राइस की रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं, हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। यहां पे भी हमने ऐसा ही किया था और यहां भी हम ऐसा ही कर रहे हैं। ठीक है जी। जब हमने गुड्स बेचे थे हमने लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके ए से पैसे दिए थे। जब ए हमें रिटर्न देने आएगा तो हम लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके ही उसे पैसे वापस करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। मैंने आपको एग्जांपल एक समझाया था, मैंने आपको एक एग्जांपल समझाया था। मान लो ये मालूम है कौन है, ये मालूम है कौन है? बोलो कौन बना हुआ है? वो खुश है, बोलो कौन है? इतना हंसता हुआ कौन होगा? लीजा बना देते हैं, लीजा। लीजा की तो चोटी बनानी पड़ेगी। लो ये मालूम है कौन है आपको? ये लीजा शर्मा। ये लीजा इतनी खुश है, मालूम क्यों? आज मम्मी ने पैसे दिए, ऐसे नहीं है छोटी, अरे छोड़ना है कोई बात नहीं, बाल खुल गए, रसोई से रोड की दुकान पे चली गई, छोटी बनाई नहीं। ये लीजा शर्मा है, लीजा। लीजा दुकान पे गई, पता कितनी खुश क्यों मालूम है? इतनी हंस कर रही है, देखो इसके हंसने का रीजन है, ये दांत दिख रहे हैं इसके सारे, ये लीजा के दांत दिख रहे हैं, दांत पूछे नहीं, ये दांत है। ये लीजा इतनी खुश मालूम क्यों है? क्योंकि आज लीजा के पास पैसे हैं और लीजा पेन लेने जा रही है शॉप पे। शी इज गोइंग टू बाय सम पेन, और एक दो नहीं 10 पेन। लीजा दुकान पे गई और दुकानदार से कहे ये लो पैसे, मुझे 10 पेन दे दो। कितने? 10 पेन। कितने पेन बाय करिए? ये 10। दुकानदार से पूछा कितने पैसे, तो लीजा ने देखा पेन के पीछे लिखा है 10 रुपीज ईच। एक पेन कितने का है? 10 रुपए। तो लीजा ने दुकानदार को कितने पैसे दिए? 100 रुपए। और दुकानदार ने क्या किया? लीजा को 20 रुपीज वापिस कर दिए। तो लीजा ने ये पेन कितने के लिए? 80 रुपीज। 10 पेन कितने के लिए? 80 रुपीज के। MRP मालूम है कितना था? मैं यहां लिखता हूं। लिस्ट प्राइस मालूम है कितनी थी? 10 पेन इंटू 10 रुपीज 100। लेकिन लीजा ने पे कितना किया मालूम? 80 रुपीज। और बहुत खुश हो गई। इसने सोचा कि एक पेन 10 का था, 10 पेन 100 रुपए के हुए और उसने मुझसे 80 रुपीज दिए। बहुत खुश है कि गोलगप्पे रास्ते में खा लूंगी। इतनी खुश के घर जा रही है। घर गई, घर पहुंच गई और घर जाके इसने पेन को चला के देखा। एक एक पेन को चला के देख रही, मतलब लिख के देख रही, और उसमें से 4 पेन ने काम नहीं किया। 4 पेन जो है वो लिखे नहीं, मतलब इंक उनकी जाम हो चुकी, नहीं लिख रहे 4 पेन। अब दौड़ी दौड़ी, अब यहां देखो, ये अब लीजा, ये देखो, अब लीजा ऐसी है उदास, अब उदास हो गई और दौड़ी दौड़ी वापस यहां से ऐसे दुकान पे आई। यहां शॉपकीपर के पास पता क्या बोली? भैया सुनो, ये 4 पेन है ना, 4 पेन इन्होंने काम नहीं किया, इंटू 10 मुझे 40 रुपीज वापिस कर दो। सुनो मेरी बात। बोलती भैया ये 4 पेन ले लो और 10 रुपए के हिसाब से मुझे 40 रुपए वापिस कर दो, फटाफट जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, ऐसे जल्दी। दुकानदार क्या बोला? एक। आपने मुझे पैसे कितने दिए थे? बोलती मैंने आपको 10 रुपीज के हिसाब से 100 रुपीज। बोला नहीं, आपने मुझे 80 रुपीज दिए थे। आपने 10 पेन के मुझे कितने पैसे दिए थे? 80 रुपए पे किए थे। तो एक पेन कितने का हुआ? 8 रुपए का। अब मांग कितने रहे हो मुझसे वापस? 10 रुपीज के हिसाब से। मैं आपको 10 के हिसाब से पेमेंट नहीं कर सकता। मैं तो आपको कितनी पेमेंट करूंगा? 4 पेन इंटू 8 रुपीज, मतलब 32 रुपीज। बोलो दुकानदार सही या लीजा सही? दुकानदार। यही तो बिजनेस है। अरे सुनो ना, यहाँ जब आपने बाय किया, ये देख रहे हो, सोल्ड गुड्स टू ए, जब आपने ए को माल बेचा तो आपने 1 लाख का माल नहीं बेचा, आपने 85,000 का माल बेचा, क्योंकि 15,000 बीच में ट्रेड डिस्काउंट था। अब ए जब आपको वापस करने आया तो उसने बोला 4,000 रुपीज वापस कर दो, जल्दी ले आओ।
तो आपने एमआरपी के हिसाब से पैसा वापस नहीं करना। आप जब वापस पैसा करोगे तो लिस्ट प्राइस में से डेट डिस्काउंट माइनस करोगे। ये गलती जो लीजा कर रही थी, ये गलती यहाँ पे ए कर रहा है। तो दुकानदार जो है वो लीजा को 4000, यहाँ पे लीजा को 40 रुपीज वापस नहीं करने वाला। वो तो बोलेगा मैडम जब आप पेन लेके गई थी मेरे पास से तो आपने मुझे 100 रुपीज नहीं दिए थे, एमआरपी 10 रुपीज थी, नो डाउट, लेकिन आपने तो मुझे 80 रुपीज दिए, मतलब 8 रुपीज पर पेन। 10 मल्टीप्लाई बाय 8 मीन्स 80 रुपीज पर, टोटल 80 रुपीज। अब जब वापस मांगने आई हो पैसा तो 10 रुपए मांग रही हो, क्यों? ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसीलिए 8 रुपए के हिसाब से पेन को लेके गई और 8 रुपए के हिसाब से वापस करने वाला हूं, तो 32 रुपए वापस करेगा, कितने 32 रुपीज वापस करेगा। यही काम हमें यहाँ पे करना है, यही सेम काम हमें यहाँ पे करना है। When we are returning the goods, when someone is returning the goods or we are returning the goods, we are not going to pay as per the list price. We have to reduce the trade discount from the list price. Why? Because the time we sold the goods to him, we have not got the money as per the MRP. We have got the money MRP minus trade discount. आई बात समझ में आपके? थोड़ा क्लियर हुआ है? और इंक्रीज करेंगे, कोई बात नहीं, मैं लीजा को हटा देता हूँ। लीजा हमने ऐसे ही बना दिया, आज लीजा थी, कोई बात नहीं, कल कोल बना लेंगे। आगे देखो, रिसीव्ड फ्रॉम ए द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम अंडर अ कैश डिस्काउंट ऑफ 5%। मुझे बताओ हमने कितने के गुड्स बेचे? 85,000 के। 85,000 में से उसने कितने के गुड्स रिटर्न कर दिए? 3,400। हमें उससे कितना पैसा आना चाहिए था? जल्दी बताओ फटाफट। That much money we are supposed to receive from A. इतना पैसा हमें ए से मिलना चाहिए था, इतना पैसा हमें ए से मिलना चाहिए था। क्या पूरा पैसा ए ने दे दिया? नहीं, पेमेंट के टाइम पे हमने और उसे डिस्काउंट दिया, कैश डिस्काउंट, और कैश डिस्काउंट को हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, बिकॉज दिस डिस्काउंट इज गिवन एट द टाइम ऑफ पेमेंट। अब जब ए ने पैसा दिया ना, तो देखो क्या किया ए ने, ये देखो, जब पैसा हमारे पास आया तो कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, और कैश कंपनी का एक असेट्स है, असेट्स का बढ़ना डेबिट। क्या एंट्री हुई? कैश अकाउंट। भाई किससे पैसा आया? टू एज अकाउंट। सर ए को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि हमारा डेब्टर जो है वो डिक्रीज हो गया, और डेब्टर का डिक्रीज होना क्रेडिट, डेब्टर घट गया, पैसा आया। लेकिन कितना पैसा आया? 81,600 लेस बाय 5% इंटू 5% निकालो, कितना आया? कितना? 77,000। नहीं, 5% कितना आया सर? जल्दी बताओ। अच्छा वो 5 30 5 8 4080 लेस बाय 4080। सो 81,600 यहां करता हूं आपके सामने। 81,600 में से 4080 हमने डिस्काउंट दे दिया, तो कितना पैसा आया? 0। 10 में से 8 क्या? कितना? 5। उसके बाद 77520, इतना कैश आया। तो कैश हमारे पास आया 77520, और हमने ए से लेने थे 81,600, तो बोलो बैलेंस पैसा कहाँ चला गया? हमने इसे डिस्काउंट दिया, और डिस्काउंट अलाउड करना जो होता है वो क्या होगा? कितना? अरे सुनो मेरी बात, एक बारी में एंट्री नहीं आएगी। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, और एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट। ये एक बारी में समझ में नहीं आएगी, एक बारी में एंट्री समझ में नहीं आएगी, किसी भी हालत में एक बारी में एंट्री समझ में नहीं आ सकती। पता है अकाउंट्स पढ़ने के लिए बहुत टाइम चाहिए, बहुत टाइम। अकाउंट्स पढ़ने के लिए बहुत टाइम चाहिए, ये बहुत कम टाइम है। मैं खुद पढ़ा रहा हूँ और आपसे पैसे ले रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये पढ़ाने के लिए बहुत कम टाइम है। कुछ चैप्टर तो अकाउंट्स के ऐसे हैं कि सारी रात भी पढ़ाते रहो, 2 चैप्टर भी, तो भी वो कम है। नहीं, और उसका पेपर भी है, उसका स्टैट का पेपर भी है ना, ये भी प्रॉब्लम है। ये देखो, अच्छा दूसरा एक एंट्री और करवाता हूँ, खतरनाक सी एंट्री, फिर मैं उसके बाद इसको बंद करता हूँ। मैं बताता हूँ आप क्या कर सकते हो, आप कहां तक जा सकते हो, कहां तक ये आपके साथ खेल सकता है।
लो सुनो मेरी बात, इधर देखो, एक एंट्री करवाता हूँ आपको, मैं देखता हूँ आपका कितना सर, लेवल। हाँ वो जो आपने लिखा है डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट, हाँ, उसको हम सीधा कैश डिस्काउंट ना 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 ना, दो बातें हुई, या तो आप डिस्काउंट दोगे या आप डिस्काउंट लोगे। जब आप किसी को गुड्स बेचोगे तो डिस्काउंट दोगे, जब किसी से गुड्स खरीदोगे तो डिस्काउंट लोगे। आज आपने गुड्स बेचे हैं ए को, ए ने आपकी पेमेंट करनी है, आपने बोला भैया एक काम कर 5% कम दे दे, तो आपका लॉस हो गया ना। कल जब आप किसी से गुड्स परचेज करोगे और वो आपको डिस्काउंट देगा तो आप डिस्काउंट रिसीव करोगे, ठीक है नहीं। तो डिस्काउंट अलाउड व्हेन यू आर गिविंग टू समवन, डिस्काउंट रिसीव्ड व्हेन समवन इज गिविंग इट टू यू, राइट। तो लो ये भी बातें आगे आएंगी, अभी बहुत दूर इसमें जाना पड़ेगा, बहुत सारी एंट्रीज हैं। प्रॉब्लम ये है कि चैप्टर खत्म होने का नाम नहीं देता, समस्या ये है। मेरे को जब तक विश्वास ना हो जाए कि आपको समझ में आया, मैं तब तक हिलता नहीं हूँ। और प्रॉब्लम ये है कि टाइम निकल जाता है। ये देखो क्या लिखा है, एक एंट्री है सोल्ड गुड्स टू हरीश, सोल्ड गुड्स टू हरीश फॉर ₹50,000, for ₹50,000 at trade discount of 20% and 5% cash discount, and 5% cash discount. Harish paid 40% immediately. अरे छोड़ो ना, बाय कैश, गलत है, IMME, क्या लिखो, IMMDIATEL, इमीडिएटली बाय कैश, ठीक है। लो फाइन। अब सुनो, देखो कितनी खतरनाक एंट्री बन गई, कितनी टिपिकल एंट्री बन जाती है। इससे और भी टिपिकल आएंगी, लेकिन डरना नहीं है। एक एक बात को सोचो, सोल्ड गुड्स टू हरीश फॉर ₹50,000 एट ट्रेड डिस्काउंट 20%। अगर आपसे कहा जाए इसकी सिंगल एंट्री पास करो तो आप सिंगल भी कर सकते हो, एक एंट्री में भी काम हो सकता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं करो। सुनो पहले मेरी बात क्या है, ये देखो, यहां हमने गुड्स बेचे, किसको बेचे, हरीश को बेचे। कितने के बेचे, 50,000 के, और ट्रेड डिस्काउंट कितना था, बहुत सारी बातें इकट्ठी हैं। Whenever we sell goods to someone, the revenue generate, और रेवेन्यू जनरेट होने का मतलब है क्या, टू सेल्स अकाउंट, यानी रेवेन्यू जनरेट हुआ और रेवेन्यू के बढ़ने से क्या करा जाता है, क्रेडिट। कितने के गुड्स बेचे, सर 50,000 ना, 50,000 के ऊपर 20% निकालो, कितना आया, यानी हमने 40,000 के गुड्स बेचे। एक एक बात को समझना, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर इन अकाउंट्स, नहीं रिकॉर्ड किया मैंने लिस्ट प्राइस में से, लिस्ट प्राइस का मतलब है MRP, लिस्ट प्राइस जो कि 50,000 थी उसमें से सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट निकाल दिया, कितना, 10,000। तो सेल्स कितने की हुई, सेल्स हुई कितने की, 40,000। कितने की सेल्स हुई, अब देखना आगे किसको सेल की हमने, क्या हरीश ने पेमेंट की, क्या हरीश ने पेमेंट की, नहीं पेमेंट की, तो फिर क्या एंट्री हो जाएगी, हरीश कौन है, हरीश एक डेब्टर है जिसने पेमेंट नहीं की, और डेब्टर का बनना डेबिट। लो ये एंट्री समझ में आई, यहां तक समझ में आ गई। आगे क्या होगा, एंड 5% कैश डिस्काउंट, हरीश पेड 40% इमीडिएटली बाय कैश। मेरी बात सुनो, ये सुनो, हरीश ने पूरा 40,000 दे दिया, नहीं, हरीश ने इस 40,000 का सिर्फ कितना दिया, 40%। हरीश ने 40,000 का पूरा पैसा नहीं दिया, हरीश पेड 40% इमीडिएटली बाय कैश। हरीश ने सिर्फ 40% ही पे किया, पूरा पैसा नहीं दिया। तो 40,000 का 40% क्या हुआ, देखो जल्दी, 40,000 का 40% कितना हुआ,
16,000, ये देखो 16,000, और ये 16,000 के ऊपर भी हमने इसको कितना डिस्काउंट दिया? 5%। 16,000 के ऊपर हमने इसको 5% डिस्काउंट दिया। कितना आया बोलो तो? 800 रुपए। अरे सुनो, अभी तो टिपिकल आया नहीं, आप घबराओ नहीं, सुनो मेरी बात। हम कैश डिस्काउंट कब देंगे? जब हमें पेमेंट कर रहा है, चाहे बैंक से कर रहा है चाहे कैश से कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। बैंक से करेगा तब भी कैश डिस्काउंट देंगे, लेकिन कितना पैसा दे रहा है वो? क्या पूरा 40 दे रहा है? 40% का 5%, क्योंकि 40,000 का 40% दे रहा है। ही इज पेइंग अस ओनली 40% इमीडिएटली, तो हम 40% पे देंगे डिस्काउंट। हम पूरे 40 पे डिस्काउंट क्यों दें? हमने उससे 40,000 लेने हैं हरीश से, लेकिन उसने 40 का 40 अगर मुझे दे दिया होता तो मैं 40,000 पे 4% 5% कैलकुलेट कर देता, लेकिन he has not paid us complete 40,000. He has paid us only 40% of the amount due, which is 16,000. ये देखो, ये निकला 40,000 40% 16,000, और 16,000 जो उसने हमें पे किया उसका 5% हमने उसको कैश डिस्काउंट दिया, तो कितना कैश डिस्काउंट चला गया? 800। कितना कैश आना चाहिए था? 16,000, लेकिन कितना कम आएगा? 800 से। तो सही मायने में कैश कितना आया बताओ ना? बिजनेस के अंदर कैश कितना आया? 16,000 माइनस 800, मतलब सही मायने में बिजनेस में कैश आया 15,200, और कैश का आना लो। अब मैं दिखाता हूं, ये देखो, इसी एंट्री को चेंज करूंगा। कैश अकाउंट डेबिट कितना आ गया? 15,200। देखना इसी एंट्री में, मैं आपको अलग भी करके दिखाऊंगा और यहीं पे जादू दिखाता हूँ। कैश कितना आया? 15,200। हमने हरी से पैसा कितना लेना था? 40,000। क्या अभी भी 40 लेना है? अब कितना लेना है? यस, अब हमें हरी से कितना लेना है? 24,000, क्योंकि 40,000 में से 16,000 का हिसाब हो गया, लेकिन सर 800 हुआ डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। लो, एक साथ एक ही एंट्री में सारी एंट्री हो गई। हरीश से आज भी 24,000 लेने हैं, 15,200 कैश आ गए, 800 का हमने डिस्काउंट दे दिया, 40 का हमने माल बेचा था। सुन रहे हो आप? हरीश से अब देखो, सुनो मेरी बात, सुनो, ये एंट्री एक में करनी, या आपकी बुक से अगर देखें तो आपकी बुक ने एंट्री को कैसे किया है? आप बुक पे शायद एक में करेगी, आप चाहो तो इसको 2 एंट्री में भी कर सकते हैं, ठीक है। पहले सेल की एंट्री अलग करते हैं, फिर पैसा आने की एंट्री अलग करते हैं, लेकिन एक में एंट्री करने के लिए कितना बड़ा दिमाग चाहिए? इसके लिए बहुत डीप थिंकिंग चाहिए। कितनी एंट्री रेक्टिफिकेशन करोगे आप? कितना एंट्री रेटा मारोगे? बात को, कंसेप्ट को समझना है। कंसेप्ट क्या बोलता है? जो आया उसको रिकॉर्ड करो, सिंपल सी बात है। और ट्रेड डिस्काउंट को कहीं रिकॉर्ड नहीं करना। तो देखो क्या बड़ी बड़ी बातें हमने की। सबसे बड़ी बड़ी बात मैं आपको समझाता हूँ दोबारा से एक बार, इस एंट्री को मैं फिर एक बार समझाता हूँ हमने किया क्या। देखो सुनो मेरी बात, सबसे पहला काम, स्टेप 1, स्टेप नंबर 1, स्टेप 1, पहले स्टेप में हमने क्या किया? हमने सेल्स कैलकुलेट की, सेल्स, और वो कैसे कैलकुलेट की? लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, एलटी एलपी माइनस पीडी, ठीक है। लिस्ट प्राइस था 50,000 और ट्रेड डिस्काउंट था 10,000, तो सेल्स कितनी आ गई? पहले हमने ये पता किया कि हमने हरीश को माल बेचा कितने का बेचा था? 40,000। कितने का बेचा? 40,000। हो गई बात खत्म। अब स्टेप नंबर 2, कैश और चेक रिसीव फ्रॉम हरी। कौन है? हरीश। दूसरे नंबर पर मैंने पता किया कि हरीश से पैसा कितना आया, कैश या चेक, कुछ भी आ सकता है। अगर बैंक में लिखा होता सेम बात होती है, कैश आया या चेक आया एक ही बात है। हमने पता किया कि हरीश से पैसा कितना आया, तो हमने पता करने लगे, तो हमने देखा हरीश हैज पेड 40% ऑफ द ड्यू अमाउंट। कितना पे किया हरीश ने? 40% ऑफ द ड्यू अमाउंट। कितना मांगा था हमने हरीश से? 40,000। तो हमने कहा 40,000 का
हरीश ने हमें सिर्फ 40% दिया है, पूरा पैसा नहीं दिया, और हमने जब इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो निकाला कितना 16,000। अब जब हम किसी को कैश डिस्काउंट देंगे तो उसी पे देंगे तो उसने हमें कैश दिया। सर आपने पूरा 40,000 डिस्काउंट देना चाहिए था। अरे भाई उसने 40 दिया तो 40 पे देता। He has not paid 40,000. He has paid 40% of the due amount, which was 40,000. तो 40,000 का 40% he has paid me 16,000. But he has not even really paid me 16,000. तीसरे पे हमने पता किया स्टेप 3 पे एक्चुअल कैश रिसीव, एक्चुअल कैश रिसीव आफ्टर डिस्काउंट। अब हमने पता किया कि सही मायने में कितना कैश आया आफ्टर डिस्काउंट। अब हमने ये पता किया सही मायने में 16,000 भी नहीं आया। कितना आया बताएगा कोई मुझे? 16,000 इंटू 5% विच इज 800, और ये आया 16,000 माइनस 800 विच इज 15,200। दिस इज द एक्चुअल कैश रिसीव्ड फ्रॉम हिम। 3 बातें हमने पता की। एक, हमने गुड्स कितने का बेचा, दूसरा कितना कैश उसे आना चाहिए था, और तीसरा एक्चुअल में आया कितना। इतना आना चाहिए था, इतना एक्चुअल में आया। एक्चुअल में आना चाहिए था 16,000, आया कितना 15,200, और सेल्स कितने की 40,000। बस ये बातें जब रेडी हो जाए उसके बाद ही आप ये एंट्री बना सकते हो। उसके बाद ही आप ये एंट्री बना सकते हो। लो हटा दिया, सब कुछ हटाया, ये 3 बातें रेडी है। एक बात कंफर्म है, वी हैव सोल्ड द गुड्स ऑफ 40,000, तो रेवेन्यू कितने का जनरेट हुआ 40,000, और रेवेन्यू का जनरेट होना टू सेल्स अकाउंट 40,000। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू जो है वो बढ़ गया, कंपनी की इनकम बढ़ गई, और रेवेन्यू का बढ़ना हम क्रेडिट करते हैं। होगी बात करते हैं, एक चीज आगे। ओके, दूसरा, कंपनी में कैश कितना आया, कैश अकाउंट डेबिट, ये देखो 15,200 कैश का आना डेबिट। कंपनी ने डिस्काउंट कितना दिया, डिस्काउंट अलाउड, अकाउंट डेबिट 800 रुपए। सर डिस्काउंट को डेबिट क्यों किया? एक्सपेंस है ना, हमारे लिए एक्सपेंस है। मैंने आपको, आपने मेरे 10,000 देने थे, मैंने आपको बोला भैया एक काम कर 9,200 दे दे, तो मेरा खर्चा हो गया ना, मेरे पास पैसा कम आया ना, 800 डिस्काउंट दे दिया, आपके लिए मुनाफा हो गया, प्रॉफिट हो गया, मेरे लिए एक्सपेंस हो गया, मेरा लॉस है। तो फिर एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट हो गया। तीसरा, 40,000 की सेल थी, 16,000 का हिसाब हम कर चुके। बैलेंस पैसा कहा है, कौन देगा बैलेंस? अभी तक आया नहीं, वो कौन देगा? जो भी देगा, नाम से कुछ नहीं है, आई बात समझना। तो ये 3 बनाने के बाद आप ये एंट्री बना सकते हैं, तभी आपकी एंट्री सही बनेगी। अभी ये टिपिकल एंट्री नहीं है, इसमें और टिपिकल बातें हैं, इसमें और भी ज्यादा डेप्थ में जाना है। लेकिन सुनो, फिर वही बात है, मैं सीधा पत्थर उठा के आपके सिर पे नहीं मार सकता, मैं सीधा पत्थर उठा के आपके सिर पे नहीं मार सकता, मैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप समझा सकता हूँ, स्टेप बाय स्टेप। और इसका भी जो पहला स्टेप हम चढ़े हैं, फर्स्ट स्टेप ऑफ दीज एंट्रीज ऑफ ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट इज द फर्स्ट स्टेप। अभी बहुत सारे स्टेप इसमें बाकी हैं, यही तो प्रॉब्लम है यार। चैप्टर पता क्या है, सिलेबस जब खत्म करवाने की टेंशन दिमाग में चल रही हो ना, उस वक्त बहुत सारी बातों को स्किप किया जाता है। आप भी सोचते हो मैडम इतना डिटेल में क्यों नहीं पढ़ाती, या ट्यूशन सेंटर्स में इतना डिटेल में क्यों नहीं पढ़ाया जाता? उसका रीजन पता क्या है, हर लोग, हर कोई एक ही तरफ दौड़ रहा है, मालूम किस तरफ? टू कवर द सिलेबस, या सिलेबस कवर करना है, सिलेबस कवर करना है, सिलेबस कवर करना है। हर किसी को यही टेंशन है, टू कवर द सिलेबस। किसी को एक भी टीचर को टेंशन नहीं है कि सामने वाले को समझ में आया भी है कि नहीं, ये टेंशन कोई नहीं पाल रहा है कि सामने वाला समझ भी रहा है तो तुम समझा रहे हो, इस सिर्फ सिलेबस खत्म हो रहा है। अब देखो ना, एक टॉपिक पे देखो 1.25 घंटा हो गया मालूम, डिस्काउंट के टॉपिक पे, और अभी इसका एंड नहीं हुआ। 1 घंटा 15 मिनट हो गए, इसका एंड नहीं हुआ, शुरुआत हुई है, बिगिनिंग है। ये इसका पहला स्टेप है, इसकी टिपिकल एंट्रीज का पहला स्टेप लिया हमने अभी, फर्स्ट स्टेप। अभी तो बहुत सारे स्टेप इसमें बाकी हैं, कम से कम 3-4 आगे, यानी ये और टिपिकल हो जाएगी,
है ना, ये और एंट्री टिपिकल हो जाएगी, इसके अंदर और टिपिकल एंट्री हो सकती है, तो वो आपकी बुक्स में भी ऐसी एंट्री है। अब मैं कैसे बताऊं कितना टाइम मैं आपके लिए रोज लगाऊं? 1.25 घंटे की क्लास में आप एक छोटी सी बात समझा पाते हो, क्योंकि आप ऐसा मान के चलते हो कि सामने वाले को समझ आना चाहिए। मेरा हमेशा ये टारगेट रहा है कि सामने वाले को समझ आए। जो बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं वो सब नालायक हैं, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। अगर मैं ये मान लूं कि आप सारे होशियार हो, आप सबको सब कुछ आता है, तो फिर आपको अकाल कॉमर्स स्टूडेंट बनाने की क्या जरूरत है भाई? क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? मैं ऐसा मान के चलता हूं कि आपको कुछ नहीं आता। मेरे लिए सब बच्चे जीरो होते हैं, मैं बच्चों को जीरो समझ के पढ़ाता हूं कि ये सब जीरो है, इन सबको हीरो बनाना है, इसलिए टाइम लगता है। और यही हमारे साथ प्रॉब्लम हो रही है। हम लोग कैसे सिलेबस को एकदम खींचेंगे, क्योंकि हम लोग रेगुलर क्लासेस में नहीं है ना, हमारे पास ज्यादा टाइम भी नहीं है। पिछले साल तो मैं बहुत टाइम दिया करता था बच्चों को, मैं तो मतलब बुला लेता था एक्स्ट्रा टाइम में, आ जाओ संडे को आ जाओ, 2 घंटे बैठते हैं, पीछे की सारी एंट्री। अब वो मौका भी नहीं है, अब वो टाइम भी नहीं है, क्योंकि कोई बच्चे दूर हैं, कुछ बच्चे यहाँ हैं। अगर आपको अकेले बुला के प्रैक्टिस करवाऊंगा तो उनके साथ प्रॉब्लम हो जाएगी जो घर बैठे हैं। हाँ, लेकिन सब आना नहीं चाहते, सब आ नहीं सकते। कुछ बच्चे हैं सूजल पढ़ने में होशियार है, सूजल आए तो आ सकता है, लेकिन वो आप सील्ड है ना। अभी दिलता भी बीमार हो गई, उसके भी पैर में चोट लग गई। मैं चाहता हूं कि सारे बच्चों, मेरे लिए ऐसा कभी भी नहीं है कि 5 बच्चे अच्छे चल रहे हैं बाकी सब जाते जाए बाढ़ में, यार मुझे फीस तो आ रही है, वैसा टारगेट नहीं है। मैं चाहता हूं सब बच्चे, सब हर एक बच्चा एक को टक्कर दे। तेरे कितने आए 25 में से? 24, मेरे देख 24.5, मेरे देख 25, मेरे देख 23, ऐसे बच्चे चाहिए। एक 15 पे है, 16 पे है, और दूसरा 25 से 25 पे है। ये मेरे लिए ठीक नहीं है, इट्स नॉट अ गुड साइन फॉर मी। मेरे लिए अच्छा साइन तब होगा जब 25 मार्क्स का पेपर हो और सब बच्चे 23 से ऊपर जाए, वो मेरे लिए अच्छा साइन है, इट्स अ गुड साइन फॉर मी। समझे आप? तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और उसके लिए टाइम बहुत चाहिए। उसके लिए वी नीड अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत ज्यादा क्लासेस चाहिए, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा इसके साथ की और टिपिकल जो एंट्रीज हो सकती हैं उसको एक छोटी सी क्लास में रिकॉर्ड करूंगा ऑन रजिस्टर, और आप लोगों को भेजूंगा, ठीक है। अगर आज मुझे टाइम मिला, आई विल रिकॉर्ड अ क्लास, इसी के आगे की क्लास में रिकॉर्ड करूंगा। इससे ज्यादा टिपिकल एंट्रीज में और डिटेल में आपको समझाऊंगा। लेकिन जो भी मैंने समझाया आज, सच मानना, इट इज अ रियल टिपिकल एंट्री ऑफ जनरल एंट्री चैप्टर। When it's come to sales and trade discount and cash discount, ये एक टिपिकल एंट्रीज का चैप्टर है। When it's come to this topic, कम से कम 20 बार, 20 times when you reach home, 20 times, जो सुन रहे हैं आपको भी बोल रहा हूं, और जो यहां बैठे हैं आपको भी बोल रहा हूं, कम से कम 20 times you have to revise this। मालूम है कौन से क्वेश्चन आप कर सकते हो? आप क्वेश्चन नंबर 10 तक जा सकते हो। यू कैन कवर अप अप टू क्वेश्चन नंबर 10। आप क्वेश्चन नंबर 10 तक की एंट्रीज को कर सकते हो। अगर आप समझ गए इस चैप्टर को, इस टॉपिक को समझे, तो आप क्वेश्चन नंबर 10 तक जा सकते हो। पहले 10 क्वेश्चन आप कर सकते हो, और जो टोटल क्वेश्चन आपके पास है, जो टोटल क्वेश्चन आपकी बुक में है प्रैक्टिकल क्वेश्चन, वो है आई थिंक कितने, चलो जितने भी हो, 30 होंगे, ज्यादा नहीं होंगे मेरे हिसाब से। हाँ, इतने ही होंगे। कितने जी? क्वेश्चन नंबर 28 तक ही है, 29 भी है, अच्छा 30 भी है। लो, बस 30 ही है, ठीक है। तो आप 10 क्वेश्चन तक खत्म कर सकते हो, उसके डाउट मेरे से ले सकते हो। मैंने कितनी बार आपसे एक बात कही है, whenever you start a question at home and you feel oh सब कुछ ब्लैंक हो गया, give me a call। आप मुझे कॉल दो, मैं फिर आपको चार्ज कर दूंगा, क्योंकि आपकी बैटरी जो है, माइंड की बैटरी, वो मेरे यहां से चार्ज होनी चाहिए। मैं आपको तुरंत चार्ज करूंगा, इंस्टेड ऑफ लुकिंग हियर एंड देयर। और कभी विश्वास करना, कभी भी 2 टीचर्स के साथ अकाउंट्स मत पढ़ना। अगर आप मुझे नहीं समझ पा रहे हो, लीव मी। अगर उसे नहीं समझ पा रहे हो, लीव हिम, हूएवर इज ही और शी। आप हमेशा ये बात याद रखो। जितने बच्चों ने मेरे यहाँ से टॉप किया है, ये उनका रिकॉर्ड है। चाहो तो आप फोन नंबर ले लो मेरे से, मेरे पास सबके फोन नंबर हैं, और उनसे आप बात कर लो। जो भी यहाँ से टॉपर निकले हैं, चाहे वो सीजीएम के, चाहे आर्मी स्कूल के, चाहे KV1 के, हर स्कूल के टॉपर यहाँ से निकले हैं अपने अपने स्कूल में, अकाउंट्स के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर। जिन बच्चों ने भी 12th क्लास में टॉप किया है या 11th क्लास में टॉप किया है, उन सब के पीछे एक ही रीजन है, दे पुट ईयर प्लग इन देयर ईयर्स इन द क्लास ऑफ अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स। मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूं,
ईयर प्लग डाल के बैठते थे। क्योंकि आज आप दो बातें सुनते हो ना एक साथ दो बातें आप किसी को भी नहीं सीख पाते। और हमारे ग्रुप में भी ऐसे एक दो बच्चे हैं जिन्हें मैं देख रहा हूं ये करते हुए, और वो बिल्कुल कंफ्यूज है। जब आप दो बातें एक साथ दिमाग में लेके चलते हो ना, कोई और टीचर समझा रहा है और यहां मैं समझा रहा हूं, तो फिर आप दोनों में से किसी को सीख नहीं पाओगे। तो ऑलवेज स्टे विद वन, आइदर विद मी और आइदर विद हिम और शी, ही और शी, हुएवर इज, किसी एक के साथ रहो। मैडम समझाए, नो डाउट, नो प्रॉब्लम। आपने सुना लेकिन कानों में ईयर प्लग डाल के, आपने ऐसे किया, ऐसे भी किया, ऐसे भी किया, हाँ समझ में आ गया, बस हो गया खत्म। दो चीजें एक साथ नहीं चलती अकाउंट्स के अंदर। और फिर मैं एक ऐसा टीचर हूं जो आपको बोलता हूं कि आप मुझसे व्हाइट पेपर लो, लिखो। सर अगर मैं आपके कहे पे पढ़ी या मैं आपके कहने से पढ़ा तो मेरे 95% मार्क्स 12th क्लास में 100% आएंगे। 95% आएंगे 100%, मतलब 95% की 100% गारंटी। आप लिख लो और मैं साइन कर देता हूं। बोलो, कोई ट्यूशन टीचर आपको साइन करके देगा? ये बात मैं साइन करके दे रही हूं, लेकिन आपको भी कसम खानी होगी, जैसा मैं कहूं वैसा पढ़ना होगा। ठीक है जी, तो लो आज की क्लास यहीं खत्म करेंगे और फिर कुछ टिपिकल एंट्रीज के साथ हम कल मिलेंगे और कल शुरुआत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, कोशिश करेंगे कि हम इसको कवर कर सकें, चैप्टर इतना हो सके। ठीक है बच्चों, चलो जी कल मिलते हैं।